दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पिछले साल नासा के एक साइंसदान ने ये अनाउंस किया था कि हमने वार्प ड्राइव इंजन बना लिया है जो लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकता है, जिसमें हम स्पेस टाइम में वेव जनरेट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी पेश की थी कि लाइट की स्पीड से तेज कोई भी चीज ट्रैवल नहीं कर सकती, तो फिर आखिर कोई चीज रोशनी की स्पीड से तेज ट्रैवल कैसे कर सकती है। और ये बात आप जान लें कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट देने के बाद आइंस्टाइन ने खुद लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ लिया था। आखिर आइंस्टाइन ने इस तरीके को दुनिया से क्यों छुपाया, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जनवरी 2006 में नासा के एटलस 5 रॉकेट ने न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के दौरान एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इसकी एवरेज स्पीड 36,000 मील फी घंटा थी, यानी कि 16 किलोमीटर फी सेकंड। यहाँ पर एक सवाल आता है कि इतना तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट होने के बावजूद भी आज हम इंसानों को मार्स तक पहुँचने में 6 माह का वक्त क्यों लगता है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए नासा की टीम मुख्तलिफ डिजाइन के तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट बनाने में लगी हुई है। नासा की इसी टीम में से एक टीम ने लाइट स्पीड हेलिकल इंजन को थियोराइज किया है। नासा का सबसे बड़ा मिशन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके दूसरे सितारों पर जाना है, और इसके लिए उन्होंने 1994 में पब्लिश होने वाले एक आर्टिकल का सहारा लिया। एक दिन अचानक से इस साइंसदान के जहन में ये सवाल आया कि आखिर हमारी कायनात की सबसे तेज तरीन चीज कौन सी है। और इतने में उसके जहन में ये सवाल भी आया कि आइंस्टाइन पहले ये प्रूफ कर चुके थे कि लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल किया जा सकता है, और अगर किसी भी मैटर को इसका मुकाबला करना हो तो उसे भी एनर्जी में तब्दील होना पड़ेगा ताकि उसे इनफाइनाइट मोमेंटम मिल सके। अब क्योंकि मिगेल ने आइंस्टाइन की थ्योरी को ही स्टडी किया था, जिसकी वजह से वो इनकी थ्योरी को फॉलो करते थे, लेकिन उनके जहन में ये सवाल भी आता है कि ये वही इंसान है ना जिसने 1935 में अमेरिकन इजराइली साइंसदान के साथ मिलकर वार्म होल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए स्पेस ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करने की बात की थी। तो आखिर वो इसके बारे में इतना मायूस कैसे हो सकता है। और फिर मिगेल ने यह भी सोचा, क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करें जो किसी भी तरह स्पेसक्राफ्ट के आगे मौजूद स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट कर सके और स्पेसक्राफ्ट के पीछे मौजूद जगह को एक्सपेंड कर सके। ये बात आप जान लें, बिग बैंग से लेकर अब तक जिस स्पीड के साथ हमारी कायनात 93 बिलियन लाइट ईयर तक एक्सपेंड हुई है, वो भी इस तरफ इशारा कर रही है कि लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि स्पेस टाइम फैब्रिक को किसी भी तरह मैनिपुलेट किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम पेश आती है। स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वेट की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हमें एवरेज साइज के स्पेसक्राफ्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना हो तो उसके आगे मौजूद स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करीब जुपिटर के साइज के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। लेकिन मुश्किल उस वक्त शुरू होगी जब हमने अपने स्पेसक्राफ्ट के पीछे मौजूद स्पेस टाइम फैब्रिक को ऊपर की तरफ करना होगा, क्योंकि स्पेस टाइम में ये वेव बनाने के लिए जुपिटर के साइज जितने भारी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और इस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव मास या नेगेटिव एनर्जी में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इन दोनों यानी के पॉजिटिव और नेगेटिव मास से ही हमारा स्पेसशिप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। इसके बारे में ये जानकर साइंसदान हैरान हो गए थे और उन्होंने इस आइडिया पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन हाल ही में तमाम साइंसदानों ने इस आइडिया पर काम करना दोबारा से शुरू कर दिया। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इस टेक्नोलॉजी में किसी ने कुछ अहम ब्रेक थ्रू ढूंढ लिया है। पिछले साल नासा के साइंसदान हारोल्ड और उनकी टीम ने अचानक से वार्प बबल क्रिएट करने का दावा किया था। असल में जब दो थिन कंडक्टिंग प्लेट्स को वैक्यूम चेंबर में एक दूसरे के नजदीक प्लेस किया जाता है तो वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। इस फिनोमिना को कश्मीर इफेक्ट कहते हैं, जिसे हारोल्ड और उनकी टीम स्टडी कर रही थी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इन प्लेट्स के दरमियान में से गुजरने की कोशिश करती है तो ये प्लेट्स कुछ ही वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, जिसकी वजह से वेव की डेंसिटी प्लेट्स की आउटसाइड की तरफ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इन प्लेट्स को अंदर के लो डेंसिटी रीजन की तरफ पुश करने लगती है। अब क्योंकि ये सारा खेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का होता है, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए कितने ज्यादा डिटेक्टर और सब्र की जरूरत होगी।
इसी सब्र के साथ हैरोल्ड और उनकी टीम ने जब इन डिटेक्टर्स पर नजर डाली तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें नजर आई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि उनके कश्मीर एक्सपेरिमेंट के सेटअप के दरमियान एक ऐसा एनर्जी का डेंस रीजन बन रहा है जो कुछ हद तक वार्प ड्राइव में लगने वाली नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मास से मिलता जुलता है। यानी अब तमाम साइंसदान ये सोच रहे थे कि नेगेटिव मास जैसी कोई चीज मिलना नामुमकिन है, लेकिन अब उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि अब हमारे स्पेसक्राफ्ट के पीछे स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सपेंड करने के लिए नेगेटिव एनर्जी बनाने का तरीका भी मौजूद है। अब हमें उसे इम्प्रूव करना है ताकि हम उसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल है। एक साइंसदान का कहना है कि साइंटिफिक फील्ड में सबसे पहला रूल यू मस्ट नेवर फूल योरसेल्फ होता है, क्योंकि साइंस की फील्ड में किसी और को पागल बनाने से ज्यादा इंसान खुद पागल बनता है। मिसाल के तौर पर जब भी आप कोई नई चीज इजाद करते हो तो उस पर आपका बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लगी होती है, जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेरिमेंट को सही साबित करने के लिए अपनी स्टडी के कवानीन को नजरअंदाज करते हो। यानी कि जाने अनजाने में आप खुद ही बेवकूफ बन रहे होते हो। बस यही वजह है कि साइंस की कम्युनिटी में की गई स्टडी को दूसरे साइंसदान स्टडी करते हैं। इस मेथड को पीयर रिव्यू कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, जो दावे हैरोल्ड ने किए हैं क्या उन पर यकीन किया जा सकता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके अलावा हम एक ब्लैक होल की मदद से एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं जिससे हम खला में कहीं भी आसानी से बहुत तेज रफ्तार के साथ जा सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऐसा ब्लैक होल चाहिए होगा जो साइज में बहुत ज्यादा छोटा हो, तब भी हम अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए इस ब्लैक होल को बना पाएंगे। अब हमें इस ब्लैक होल की मदद से अपने स्पेसक्राफ्ट को चलाना होगा, जिसके लिए हमें बहुत बड़े रिफ्लेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगा होगा, जो ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन से स्पेसशिप को चलाएगा। साइंसदान को कहना है कि अगर वो एक ऐसा ब्लैक होल बना लें जिसका साइज एक एटम से कई लाख गुना छोटा हो, तो वो उन्हें कई सालों तक इतनी एनर्जी देगा जिससे वो अपने न्यू सितारे पर जा सके। अगर आप किसी 60 किलो की चीज को कंप्रेस करके ब्लैक होल में बदलते हो तो फिर उसका साइज हाइड्रोजन एटम से कई गुना छोटा होगा, जिससे इतनी एनर्जी निकलेगी जिसे आप 30,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर सकोगे। लेकिन इतनी कम स्पीड के साथ भी हम अपने न्यू सितारे पर बहुत कम वक्त में नहीं जा पाएंगे। यानी तेज जाने के लिए हमें इससे बड़ा और घूमने वाला ब्लैक होल चाहिए होगा जिसकी लाइफ इतनी हो जिसे हम सिर्फ और सिर्फ 40 सालों में वहां जा सकें। एक ही एक्सिस पर घूमने की वजह से इनके अंदर सिंगुलैरिटी की वजह रिंगुलैरिटी देखने को मिलती है, जिसके अंदर ब्लैक होल का सारा मास मौजूद होता है। बहुत ज्यादा घूमने की वजह से ये ब्लैक होल बहुत ज्यादा मकदार में एनर्जी खारिज करते हैं, जिसे स्टोर करके हम बहुत ज्यादा दूर तक स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।